हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस आप लोग कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू कर रखी हैं, ठीक है। भारत का सामान्य परिचय बता चुके हैं, भारत के पड़ोसी देश बता चुके हैं, भारत के पड़ोसी जो देशों से राज्य लगे हुए उसकी वीडियो बन चुकी है, तटीय सीमा बता चुके हैं, ठीक है। भारत की समुद्री सीमा में अधिकार कितना होता है, सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर रखा है, ठीक है। तो इससे पहले 2-3 क्लासेस इंडियन ज्योग्राफी का अपलोड हो चुकी हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले कर्क रेखा, मानक रेखा और भारत के कुछ विवादित क्षेत्र हैं। 3 बीघा गलियारा हो गया, डोकलाम विवाद हो गया, काला पानी विवाद हो गया, ठीक है। आपका सरक्रीक विवाद हो गया। मतलब ये जो विवादित स्थल है ये भारत के किस देश के साथ है, यानी किस देश से विवादित है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। कर्क रेखा कवर करें, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, मानक रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, किस राज्य में सबसे ज्यादा है, किस राज्य में सबसे कम है, इन सारी चीजों को हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये टॉपिक आपकी किसी भी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप होता पूछता है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है, या कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है। ये सारी चीजें पुटअप होती हैं। कौन से राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो आइए हम लोग आज कवर करते हैं कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ठीक। ओके, तो देखो कर्क रेखा को समझने से पहले हम लोग पहले जानेंगे पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक। तो ये आपकी है पृथ्वी, ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी पर एक ऐसे बीचों बीच से रेखा खींची गई है, ठीक है। काल्पनिक रेखा जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसे ही या क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसे क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, ठीक है। अब जब पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची जाती है तो पृथ्वी 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो ये वाला क्या हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध, और इधर आपका हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, ठीक है भैया। हमने कहा कि अक्षांश रेखा जब पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है तो नीचे उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक। अब देखो बात ये आती है कि एक ऐसे होती देशांतर रेखा, एक 0 डिग्री देशांतर रेखा ऐसे बीचों बीच से गुजरती है। कौन सी रेखा? 0 डिग्री देशांतर रेखा इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, या इसे ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, जीएमटी। क्या बोलते हैं? जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। अब देखो जब देशांतर रेखा पृथ्वी को बीचों बीच से काटती थी, ये वाला अक्षांश हो जाता है पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला भाग हो जाता है पश्चिमी गोलार्ध। तो इधर वाला भाग क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध, और इधर हो जाएगा आपका ये वाला पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। एक बार फिर से समझिएगा, हमने कहा कि पृथ्वी पर आपकी कुछ ऐसे पड़ी हुई लाइनें होती हैं जिनको बोलते हैं अक्षांश रेखा। तो बीचों बीच में एक अक्षांश रेखा होती है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या भूमध्य रेखा, या विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। फिर एक बीचों बीच से ऐसे रेखा गुजरती है जिसे बोलते हैं देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा, ठीक है। अब बात आती है कि इधर नीचे वाला जो पार्ट होता है दक्षिणी गोलार्ध होता है और ऊपरी हिस्सा उत्तरी गोलार्ध होता है। जब देशांतर रेखा बीच से गुजरती है इस पार्ट को पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं और इस पार्ट को पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई या नहीं, ठीक है। अब आपको इससे पहले हमने बताया था भैया कि जो भारत है, भारत जो है अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी अक्षांश गोलार्ध में है और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत जो है भैया यहाँ स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? यहाँ पे।
ये क्या है भारत। तो हमने बताया था कि भारत भैया अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। तो जो भारत की स्थिति थी वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में थी। भारत की स्थिति कहाँ थी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखा, ये जो भूमध्य रेखा इससे 23.5 डिग्री उत्तर में, कितना? 23.5 डिग्री उत्तर में एक रेखा जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा है? ये वाली भैया, ये है आपकी कर्क रेखा। और इसी अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण में, 23.5 डिग्री दक्षिण में ये आपकी मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा है। ठीक है, देखो भैया हमने कहा आपसे कि भारत अक्षांश रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा पड़ती है, अक्षांश के 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा पड़ती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, भारत अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर रेखा की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। ठीक है, भारत हमने बताया था आपका विश्व में 7 महाद्वीप है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जिनमें से भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है और एशिया महाद्वीप के भारत दक्षिण में स्थित है। इतना भी आपको बता दें। तो ध्यान दीजिए कि जो कर्क रेखा है, देखो कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से गुजर रही है या नहीं? तो गुजर रही है ना। तो अब ध्यान ये आपको देना है कि कर्क रेखा, तो हम लोग यहाँ पे भारत का एक छोटा सा मैप ड्रा कर लेते हैं जल्दी से। इसका मैप, भारत का मैप, ओके, भारत का एक मैप ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब भैया देखो कि जो कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजर रही है नहीं? तो देखो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत के ऐसे बीचों बीच से समथिंग गुजरती है, ऐसे कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्य में कौन कौन से राज्य हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपका एक राज्य पड़ता भैया गुजरात। यहाँ पे कौन सा राज्य है? गुजरात, पहला गुजरात। दूसरा यहीं पे बगल में पड़ेगा आपका ये राजस्थान, गुजरात, राजस्थान। फिर आपका पड़ेगा एमपी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है ना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। फिर ऐसे ले लीजिए यहाँ पे छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पे लिख लीजिए झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। उसके बाद आपका पड़ेगा पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। यहाँ पे आपका पड़ेगा त्रिपुरा, एक राज्य पड़ेगा त्रिपुरा, और एक राज्य आपका फिर यहाँ पे पड़ेगा मिजोरम। ठीक है, कौन सा? मिजोरम। तो देखो भैया कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और भारत को लगभग बीचों बीच से काटती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, अब बात आती है भैया कि कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ है? तो कर्क रेखा सबसे ज्यादा जो लंबी है वो है आपकी मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा एमपी में है। कर्क रेखा की जो सबसे ज्यादा लंबाई वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और सबसे कम कहाँ पे है? तो राजस्थान में। सबसे कम राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में। कोई दिक्कत यहाँ तक?
और यहीं पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो झारखंड है, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, अगर कह दिया है झारखंड की राजधानी क्या है, रांची, और एक किस पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है। बातें यहां तक समझ में आई या नहीं आई आपको? ठीक है, बाकी हम यहाँ पे एक बार फिर से सभी राज्यों के नाम लिख दे रहे हैं। गुजरात, ठीक है, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका है झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, और अगला है मिजोरम। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती। यहाँ पे हमने एज ए मैपिंग भी आपको समझा दिया है। ओके, देखो अगली बात आती भैया कि कुछ ऐसी जगह हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है, जैसे कर्क रेखा के निकट शहर, कर्क रेखा के निकट जो शहर है उनमें से हो गया गांधीनगर, भोपाल, उज्जैन और आपका अगरतला। ये सब क्या है, कर्क रेखा के नजदीक स्थित शहर है। ठीक है, कर्क रेखा की नजदीक स्थित शहर है। गांधीनगर गुजरात, भोपाल, उज्जैन एमपी, अगरतला त्रिपुरा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखो भैया, एक बार हम लोग इसको फिर से जानने की कोशिश करते हैं। कर्क रेखा में जो क्वेश्चन पुट अप होगा यहीं से पुट अप होगा, क्वेश्चन खाली पूछने का तरीका बदल जाएगा। कहेगा निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, या निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से समझते हैं। हमने कहा कि आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी पे एक रेखा खींची गई बीचों बीच से, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, इसके 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। ठीक है, अब हमने कहा कि एक ऐसे सीधी लाइन खींची जिसको बोला गया 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसके इस साइड का हिस्सा हो जाता है पूर्वी गोलार्ध और इधर का हो जाता है पश्चिमी गोलार्ध। देशांतर रेखा की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में है और अक्षांश रेखा की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में है। इस प्रकार भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इतनी चीजें क्लियर हुई। उसके बाद हमने आपको बताया कि जो भारत कर्क रेखा भारत लगभग बीचों बीच से गुजरती है। ठीक, तो देखो ये हमने बनाया भारत, हमने यहाँ पे दिखा कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और यह भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, यूपी में कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है और गुजरात राज्य में राजस्थान राज्य में सबसे कम है। झारखंड की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। हमने कहा कि कर्क रेखा के निकट कुछ शहर हैं, जैसे गांधीनगर, भोपाल, उज्जैन और अगरतला। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन समझिएगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। एक क्वेश्चन यहां पे लिखिएगा, निम्न में से कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए गुजरात, बी मिजोरम, सी ओडिशा और डी एमपी। आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पुट अप करता है एग्जाम में, या कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से किस राज्य से गुजरती, तो 3 ऐसे राज्य होंगे जिनसे नहीं गुजरेगी, एक ऐसा राज्य होगा जिससे गुजरेगी। ठीक है, तो कर्क रेखा आपको अच्छी तरह से समझ में आई। ओके, अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं मानक रेखा। अब क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मानक रेखा। ओके, मिटाऊं इसे, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो इसे मिटाऊं। ओके, मिटा दूं, बोलो जल्दी, मिटाऊं इसे। ओके, चलो।
चलो बच्चा, हम लोग आते हैं अब अगले टॉपिक पे, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। तो इसे क्या बोलते हैं भैया? IST। क्या बोलते हैं? IST भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, भारतीय मानक समय। अब जो भारतीय मानक समय है भैया, ये भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय GMT से, GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम से, GMT से 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। मतलब 5 ब्रेकर में दे रहे हैं, 5 घंटे 30 मिनट क्या है? आगे है। 5.5 घंटे क्या है? आगे है, ठीक है। अब ये ध्यान कि ये जो GMT है, ठीक है, IST, इसे ही भारतीय मानक समय रेखा को 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भी कहा जाता है। ये जो रेखा है, ये कहाँ से गुजरती है? तो यहाँ नैनी नामक स्थान, ब्रेकन के नाम मिर्जापुर से गुजरती है। या भारत के नैनी नामक स्थान मिर्जापुर से गुजरती है। कौन सी? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। या ग्रीनविच रेखा से या ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। और इसे ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यह भारत के मिर्जापुर से नैनी नामक स्थान से गुजरती है, ठीक। अब बात ये आती है बच्चा, यहाँ पे चीज ध्यान दीजिएगा, ये हमने बना दिया मान लो पृथ्वी पे ये होती ग्रीनविच रेखा। ये कौन सी रेखा है? ग्रीनविच यानी देशांतर रेखा है। ये कौन सी रेखा है? देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में जाने पर इधर क्या होता है? पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है। पूर्व में जाने पे क्या होता है? समय बढ़ता है। और पश्चिम में जाने पर, कहाँ जाने पर? पश्चिम में आने पर समय घटता है, ठीक है। 0 डिग्री पूर्वी देशांतर के जब हम पूर्व में जाते हैं तो समय क्या होता है? बढ़ता है। और 0 डिग्री देशांतर के जब हम पश्चिम में आते हैं तो समय क्या होता है? घटता है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर हुई ना। अब आइए हम लोग एक मैप के माध्यम से समझते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा है, ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास एक राज्य, हम भारत का मैप छोटा सा बना दे रहे हैं, ये, ठीक है। ये मान लो हम भारत का छोटा सा मैप बना दे रहे हैं, ठीक है। ये हम भारत का छोटा सा मैप बना दिए, ठीक। अब हमने कहा कि ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। अब ध्यान दीजिए वो 5 राज्य है कौन कौन से, और लगभग यहाँ से गुजरती है, समथिंग यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसे गुजरती। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से, ठीक। इसको बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा या IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है। तो जो 5 राज्य है, 5 राज्य में सबसे पहले आपका पड़ेगा यूपी से गुजरती है। फिर आपका यहाँ पे पड़ेगा MP,
यानी मध्य प्रदेश से गुजरती है। फिर आपका पड़ेगा छत्तीसगढ़, कौन सा राज्य, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, यहाँ पे लिखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरती है। फिर आपका पड़ेगा ओडिशा, ठीक है, थोड़ा सा और इधर ऐसे ले लेंगे, यहाँ से क्या होगा, ओडिशा हो गया, ठीक है, ओडिशा। और एक राज्य आपका यहाँ से समथिंग पड़ेगा आंध्र प्रदेश, कौन सा राज्य, एपी, एपी यानी आंध्र प्रदेश राज्य से गुजरती है। अगर कह दिया जाए कि मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों को टच करती है, तो 5 राज्यों को। हम यहाँ पे एक बार फिर से ये राज्यों के नाम लिख दे रहे हैं। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है, पहला राज्य उत्तर प्रदेश। दूसरा राज्य है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। तीसरा राज्य है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। चौथा राज्य है आपका भैया ओडिशा, कौन सा, ओडिशा। और आपका 5वां राज्य है भैया आंध्र प्रदेश, कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। इतनी चीजों को आपको ध्यान देना है। तो बातें यहां तक समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत, बोलो जल्दी, नहीं ना, ओके। तो देखो भैया एक बार इसको फिर समझते हैं। हमने कहा कि भारतीय मानक समय रेखा अर्थात IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, जो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे क्या है आगे, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा को इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है, या मिर्जापुर के नैनी नामक स्थान से गुजरती है, ठीक है। अगर कह दिया जाए कि जो मानक रेखा भारत कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य, ये 5 राज्यों को टच करती है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो जल्दी, ओके। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं और क्लास आपको अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इससे पीछे की क्लास आप जरूर देखिएगा, तब ये क्लास आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाली है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग इसी में टॉपिक और क्लियर करेंगे। भारत के साथ कुछ विवादित क्षेत्र हैं जो कुछ कुछ देशों से विवादित है भारत की, ठीक है। तो आइए उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक, मिटाऊं इसे, ओके। विवादित क्षेत्र, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं भारत का जल्दी से, और मात्र 2-3 मिनट में इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये हमने बना दिया भारत, ठीक है। अब भारत से विवादित क्षेत्र, तो पहले हम लोग एक विवादित क्षेत्र क्लियर करेंगे भैया। एक है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यहाँ पड़ेगा समथिंग, यहाँ पे कौन सा क्षेत्र पड़ता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब यह कॉरिडोर जानते हो क्या करता है, भारत के पूर्वी राज्यों को भारत के इस इधर पश्चिमी राज्यों से जोड़ने का कार्य करता है। यह लगभग 16 किलोमीटर का एक गलियारा है, ठीक है। यह किसके साथ विवादित है, यह भारत एवं चीन के साथ, चीन के साथ विवादित है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर किसके साथ विवादित है भैया, तो भारत एवं चीन के बीच विवादित है, ओके। फिर यहीं पे एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक जगह पड़ती है डोकलाम, एक है डोकलाम विवाद, डोकलाम विवाद, ठीक भैया। एक कौन सा विवाद है, डोकलाम विवाद। सन 2017 में यहाँ पर चीन जो है सड़क बना रहा था, भारत और चीनी सेना आपस में आ गई थी, ठीक है। ये जो डोकलाम विवाद है, यह भारत एवं चीन के बीच है। अब माना जाता है ये भूटान के पास स्थित जगह है, लेकिन भारत कहने का मतलब भारत का राज्य यहाँ पे सिक्किम लगा हुआ है ना, तो सिक्किम से भी थोड़ा लगा हुआ है। तो यहाँ पर सन 2017 में भारतीय सेना और चीनी सेना क्या हुई थी, आपस में आमने सामने आ गई थी, ठीक है। किस चीज को लेकर, यहाँ पर चीन जो है एक सड़क का निर्माण कर रहा था, ठीक है। तो यह भारत एवं चीन के बीच विवादित है, कौन सा, डोकलाम विवाद, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। फिर भैया यहाँ पे एक देश आपने पढ़ा है बांग्लादेश, बांग्लादेश एक नहीं, तो बांग्लादेश और भारत के बीच एक विवादित क्षेत्र है 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा गलियारा। तो देखो भैया 3 बीघा गलियारा जो है ये भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं
बांग्लादेश, ठीक है। अगर कह दिया जाए 3 बीघा गलियारा वाला विवाद किससे किससे है, तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच है। भारत ने सन 2011 में इसे 99 वर्षों के लिए लीज पर दे दिया था। किसको? बांग्लादेश को, क्योंकि भारत के कुछ जगह, 2 जगह यहाँ पे पड़ती, जिसके कारण भारत थोड़ा घूम के आता था, लेकिन इसको लीज पर देने के कारण भारत और बांग्लादेश की थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बन चुका है, ठीक है। तो 3 बीघा गलियारा जो भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। ओके भैया, याद रख समझ आई। एक यहाँ पे आप ध्यान देते हो तो इधर पड़ता है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक, तो एक सरक्रीक विवाद है, सरक्रीक विवाद, ठीक है भैया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सरक्रीक विवाद, सरक्रीक विवाद यह भारत एवं पाकिस्तान के बीच है, या भारत एवं पाकिस्तान के बीच एक 96 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? लगभग 96 किलोमीटर का एक पानी में रास्ता है, उसी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच ये क्षेत्र क्या है? विवादित है। कौन सा? तो आपको हमने बता दिया भैया, सरक्रीक विवाद, ठीक है। फिर एक यहाँ पे आपने पढ़ा है उत्तराखंड राज्य, यूके, ठीक है। तो एक विवाद है उत्तराखंड राज्य का, काला पानी विवाद। कौन सा? काला पानी विवाद, काला पानी विवाद, ठीक भैया। तो यहाँ पे आप एक देश पढ़ते हैं, नेपाल, नेपाल यहाँ पे नहीं। तो जो काला पानी विवाद है, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एक जगह काला पानी, जहाँ पे कुछ जनसंख्या निवास करती है। तो ये जो काला पानी विवाद है, यह भारत प्लस नेपाल के बीच है। काला पानी विवाद किसके किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच स्थित है। कौन सा? काला पानी विवाद। अभी कुछ दिन पहले नेपाल ने अपना एक मैप जारी किया था, जिसमें इस जगह को अपने मैप में दिखा दिया, ठीक है, जिसके कारण लेकर भारत और इसमें विवाद बढ़ गया था। लेकिन कुछ समय पहले भारत और नेपाल इसको समझौते को लेकर चर्चा में है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है। तो काला पानी विवाद किन 2 देशों के बीच है? भारत और नेपाल के बीच है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना भैया, अगर कह दिया जाए इनमें से किसी चिकन नेक्स के नाम से जाना जाता है, तो जो सिलीगुड़ी है इसे चिकन नेक्स, ठीक है, इसे चिकन नेक्स के नाम से जाना जाता है। ओके, चिकन नेक्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बताओगे भैया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, मुर्गे के गर्दन के जैसा है, ठीक है। और मात्र कितने किलोमीटर का? 16 वाला 17 किलोमीटर का, लगभग 16-17 किलोमीटर का एक गलियारा है, जो भारत के पूर्वी राज्यों को भारत के पश्चिमी राज्यों से जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ तक चीजें कंफर्म हुई। तो देखो एक बार जल्दी से इसको समझ लेते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर विवाद किन 2 देशों के बीच है? भारत और चीन के बीच है। डोकलाम विवाद किसके किसके बीच है? भारत और चीन के बीच है। बांग्लादेश से 3 बीघा गलियारा भारत एवं बांग्लादेश की विभाजित है, जिसके तहत भारत ने 99 वर्षों के सन 2011 में बांग्लादेश को इसको लीज पे दे दिया था। काला पानी विवाद किससे किसके बीच है? तो काला पानी विवाद भैया भारत और नेपाल के बीच, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जगह, उसी को लेकर है, ठीक है। सरक्रीक विवाद किससे किसके बीच है? सरक्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, बोलो जल्दी। ओके, अब जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, वो चलेगा भारत का भौतिक विभाजन। यहाँ तक सारी चीजें आपका अच्छे से क्लियर हो गया। इसमें हमने पढ़ा भारत कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा आपकी मानक रेखा, मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। फिर हमने इसमें लास्ट में पढ़ा कि भारत के कुछ विवादित क्षेत्र है, जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत और चीन के बीच, डोकलाम विवाद भारत और चीन के बीच सन 2017 से शुरू हो गया। आपका 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच में। फिर हमने पढ़ा काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच में है, उत्तराखंड राज्य में, ठीक। और अगर कहते हैं सरक्रीक विवाद तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। ओके, और दोस्तों अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।